हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट मॉरियंस के ही बारे में, पर आज हम फोकस करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हमने अपनी स्टोन एज कंप्लीट कर ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक पीरियड, महाजनपद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मॉरियंस एंड फाइनली पोस्ट मॉरियंस। पोस्ट मॉरियंस में मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि ये कंटेम्परेरी चलेगा। बहुत सारे किंगडम्स यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारे किंग्स की एंट्री होती रहेगी, तो यहाँ पे ये सारा कंटेम्परेरी है। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंडिजीनस के ऊपर फोकस किया था, अगर आपको याद हो, सुंगास, कनव, छेदीज और सतवाहनास के बारे में। अब आप नोटिस करोगे कि जो आपने किंग सुंगास के अंदर पढ़े, देन कन्वास के अंदर पढ़े, छेदीस के अंदर पढ़े एंड फाइनली इन सतवाहनास के अंदर पढ़े, वही सारे दोबारा से रिपीट होंगे। कहाँ पे? जब फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, जो बाहर से किंग्स आएंगे। नाउ इसमें आपको ध्यान से देखो, हेयर इज़ चाइना, पहले ये तिब्बत वाला पार्ट आया करता था, पर यहाँ पे इन्होंने एक दीवार बनाई थी जिसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अभी मैं ना ट्राइब्स के नाम नहीं लूँगी, आपको जो स्टोरी सुननी है। एक यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ट्राइब्स थी, ठीक है, वो कहाँ पे रहा करती थी, तो कुछ ईरान वाले एरिया में, कज़ाकिस्तान वाले एरिया में। और उन्होंने क्या किया, ये लोग क्या किया करते थे, चाइना की तरफ चले जाया करते थे। ठीक है, क्यों जाया करते थे? क्योंकि यहाँ पे लूट पाट करते थे और यहाँ पे इनको काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिलते रहते थे। और सिल्क रूट जो आप सुनते हो बहुत पहले से, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। तो ये रिसोर्सेज को यहाँ से लूट लिया करते थे। बट देन एक किंग आया चाइना के अंदर, जिसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ना एक वॉल ही बना देता हूँ, जिसको बोला गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जब यहाँ पे बहुत बड़ी दीवार बन गई, तो अल्टीमेटली ये जो ट्राइब्स पहले यहाँ पे आ रही थी, फोकस कर रही थी, अब इनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा। तिब्बत वाला एरिया है, वहाँ पे जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेरेन जो है बहुत ज़्यादा टफ है, पहाड़ी इलाका बहुत आ जाता है। तो अल्टीमेटली इनके पास जो अच्छी ऑप्शन बच जाती थी वो थी इंडिया वाली। ठीक है, तो ये ट्राइब्स ने क्या किया, अब ना चाइना की तरफ ना जाते हुए दोबारा से वापस आए, और किस तरफ? इंडिया की तरफ। कुछ ट्राइब्स जो इंडिया में थे उनको धक्का मार दिया, दे वेंट टुवर्ड द वेस्टर्न साइड। तो इस तरह से अब क्या किया इन्होंने, इंडिया में आना शुरू कर दिया। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी स्टोरी थी। अब इसी में आपको पढ़ना है अबाउट द इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस एंड कुशान्स। नाउ फॉरेन इन्वेजन, सबसे पहले एक बैक्ट्रियन किंगडम हुआ करता था, जिसको ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम भी बोलते हैं। ये हुआ करता था इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमेशा ये डायरेक्शन लगा लिया करो, ये नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट आ गया, वेस्ट आ गया। तो यहाँ पे देखोगे आप, जो वेस्टर्न डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट हुआ करता था, वहाँ से ये फॉरेन इन्वेजन्स होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अभी ही एक चीज़ याद कर लो, कौन कौन से थे? इंडो ग्रीक्स थे, शाकास थे, पार्थियंस थे एंड कुशान्स थे। ठीक है, कुषाण में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग सुनोगे आप, जिनका नाम है कनिष्क। और एक यहाँ पे इंडो ग्रीक्स में आपने जो पढ़ लिया है ऑलरेडी, दैट इज़ मियांदर। याद है ना मियांदर के बारे में? तो उन्हीं के बारे में आप यहाँ पे चीज़ें स्टडी करोगे। नाउ फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंडो ग्रीक्स। और सबसे पहले एक किंग आएंगे इसमें इंपॉर्टेंट वाले, जिनका नाम है मियांदर वन। पर सबसे पहले इंडो ग्रीक्स का बेसिक सा जान लेते हैं। इनको बैक्ट्रियन किंग्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये बैक्ट्रिया वाले रीजन में रूल कर रहे थे, तो इनको बोल दिया बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोल दिया। ठीक है, बैक्ट्रियन किंग्स बोल दिया। इन्होंने इंडिया को इन्वेड करना शुरू करा था 200 BCE में। ठीक है, याद करो टाइमलाइन, 200 BCE टू 300 AD ये साल रहेंगे जहाँ पे ये इन्वेड करते हैं इंडिया को। एंड उसके बाद क्या हुआ, चाइना वालों ने अपनी एक वॉल बना दी, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला, जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल लोग थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, और दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू एंटर इन इंडिया। जो मैंने अभी आपको मैप के ऊपर स्टोरी समझाई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। नाउ ये जो बैक्ट्रियन किंग थे या ग्रेको बैक्ट्रियन किंग्स थे, उनमें एक किंग आते हैं जिनका नाम है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस ने सबसे पहले इंडिया में इन्वेड करा। कब करा? 180 BCE में। ये जो डिमेट्रियस थे ना, ये किसके लड़के थे? तो यूथिडेमोस के थे। यूथिडेमोस भी एक ग्रेको बैक्ट्रियन किंग ही था, बट उतना ज़्यादा एमिनेंट नहीं था। दैट्स वाई हम डायरेक्टली डिमेट्रियस के बारे में देखते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक ग्रीक किंग अगेन अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपको याद होना चाहिए। अलेक्जेंडर भी आया था, जिसने क्या किया था, हमने देखा था यहाँ पे एक किंग हुआ करता था अंभी, तक्षशिला वाले एरिया में। तो अंभी ने सरेंडर कर दिया था इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर, याद है ना वो स्टोरी? उसके बाद ये आगे गए, फिर पंजाब में पोरस किंग हुआ करता था। पंजाब में जब इन्होंने लड़ाई करी, बैटल ऑफ हाइडस्पस, तो यहाँ पे वो हार गया था। बट फिर आगे जब ब्यास रिवर आई, तो बोला जाता है उसके फ्लो से मे भी डर गए थे, इनकी जो आर्मी थी वो टायर्ड थी, तो आगे ये लोग गए ही नहीं थे। तो जब वापस गए तो पंजाब के पोरस को भी उनका किंगडम दे दिया, अंभी को भी वापस कर दिया था, जो तक्षशिला में रूल कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर जब आया था, ये आया था 323 BCE में।
पहले आया था ना, डिमेट्रियस तो बाद में आया 180 BCE में। तो इनका एक जनरल हुआ करता था, अलेक्जेंडर का एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था सेलिकस निकेटर। नाउ कमिंग टू द मौर्यन एम्पायर, याद करो चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी किससे, सेलिकस निकेटर के साथ। सेलिकस निकेटर ने अलेक्जेंडर के बाद एक एम्पायर भी एस्टेब्लिश किया था जिसको बोला था सेल्यूसिड एम्पायर। एरियाज याद है ना, गंधार वाला, हेरात वाला, काबुल वाला एरिया, तो एराकोसिया एरिया, वो पेरीपेंसीदे, वो इनके नाम लिखे गए थे मेगस्तिनी की इंडिया का बुक के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिकस और चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है लड़ाई, और इन रिटर्न ट्रीटी साइन होती है जिसमें सेलिकस ने क्या किया था, अपनी लड़की एलेना की शादी किससे करवाई, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। सॉरी। उसके बाद मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और फाइनली उन्होंने एक बुक भी कंपाइल करी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। उसके बाद ग्रीक रेजिडेंट्स भी आए थे जैसे कि डेमिएकस, डाइनो, नाइसेंस। याद करो किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। ठीक है, एम्बेसी रिसीव हुई थी उनको बेसिकली इजिप्ट और सीरिया से, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई थी। अब जो अशोका ने एडिक्ट बनवाए थे, पिलर वगैरह बनवाए थे, और जो कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र की बुक है उसमें ये मेंशन करते हैं कि ग्रीक पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर आया करती थी, और एक टाइम ऐसा आया है कि आप देखोगे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वहाँ पे ये एस्टेब्लिश होने लगे। अब उस टाइम थोड़ी था ऐसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अलग अलग था, 1947 में जाके पार्टीशन हुआ था। उसके पहले तो अखंड भारत था, बहुत बड़ा एरिया जो था वो कॉन्कर कर रखा था इंडियंस ने। तो उस टाइम का जो मैप बनता था ना वो इस तरह से बनता था, इस तरह से। ये सारा एरिया, चाइना वाला एरिया इवन वो जो था इंडिया के अंडर आता था कहीं ना कहीं। बाद में ट्राइब्स बनती गई तो सेपरेशंस होती गई। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो ग्रीक सेटलमेंट्स थी ये कहाँ कहाँ पे हो रखी थी, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था इंडिया का, यहाँ पे ग्रीक पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, एक तो अशोका के एडिक्ट से और साथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक से। उसके बाद मौर्य ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था जो कि फॉरेनर्स की देखभाल किया करते थे। नाउ याद करो 6 कमेटीज़ भी पढ़ी थी आपने, कहाँ पे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें से फर्स्ट थी इंडस्ट्री के बारे में, याद है ना, और दूसरी में बोला था चेक करा था किसके ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर। मतलब अगर कोई घूमने के लिए आया है तो उनको कोई कमी ना हो, बीमार हो जाए तो टाइम से क्लिनिक पे पहुंच जाए, कोई चोरी हो जाए तो उनके साथ प्रॉपर जस्टिस किया जाए। वैसे वो होती नहीं थी सिचुएशन, बट स्टिल तो ये कमेटी भी बनाई गई थी, एक स्पेशल कमेटी फॉर द फॉरेनर्स, और उसके अलावा डिपार्टमेंट भी बनाए गए थे स्पेशल। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रीक्स, पर्शियन ये लोग आया करते थे घूमते हुए, ग्रीक्स के लिए टर्म यूज़ करी गई थी यवनाज, यवनाज एंड पर्शियन। आज का ईरान वाला जो एरिया है दैट इज़ पर्शिया बेसिकली। एंड यवनाज संस्कृत शब्द है, और यनाज जो था इनके लिए वो एक पाली शब्द यूज़ हुआ था ग्रीक्स के लिए स्पेशली, यवना इन संस्कृत एंड यनाज इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, सो ये चीज़ें कुछ थी। इस मैप पे आते हैं दोबारा से, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब देखो किंग्स की बात करें इंडो ग्रीक्स के अंदर, तो अलेक्जेंडर आ गए, वो बहुत पहले आके चले गए थे 323 BCE में। तो आज हम उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आज हम उनके ऊपर फोकस करेंगे जो मॉरियंस के बाद में आए। अलेक्जेंडर तो मॉरियन से पहले आ गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर मॉरियंस के टाइम पे आए थे जबकि वो गवर्नर थे अलेक्जेंडर के। नाउ हम बात करेंगे जो मॉरियंस के बाद में आए, यानी कि पोस्ट मॉरियन, मॉरियन के बाद में। तो इंडो ग्रीक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूथिडेमोस का जो लड़का था जिसका नाम था डिमेट्रियस। क्या नाम था, डिमेट्रियस, ये लिखे हैं यहाँ पे। और डिमेट्रियस को फॉलो करेंगे, उनके बाद आएंगे अपोलोडोटस, अपोलोडोटस के बाद मियांदर 1 आएंगे, एंड फाइनली स्ट्रेटो 2 आएंगे। तो मतलब स्ट्रेटो 1 भी रहे होंगे पर वो उतने ज़्यादा एमिनेंट नहीं थे तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिमेट्रियस, अपोलोडोटस, मियांदर 1 और स्ट्रेटो 2। चलिए जी, नाउ हम सिर्फ फोकस करेंगे इंडो ग्रीक की। हमने स्टोरी देख ली सारी की सारी। तो 2nd सेंचुरी BCE की बात चल रही है जब वो इंडिया में इन्वेड करेंगे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से। यूथिडेमोस 25 साल तक का रूल करते हैं, बट इनका जो लड़का है डिमेट्रियस ये स्टार्ट करता है अटैक वाले काम, मतलब इन्वेड करने वाले काम। तो एक्चुअल जो रूलर माना जाता है इंडो ग्रीक्स का वो डिमेट्रियस आता है, पर यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट मॉरियन पीरियड की। 180 BCE में ये रूल करना शुरू करते हैं। डिमेट्रियस के बाद आते हैं मियांदर 1, मियांदर 1 165 BCE टू आपके 145 BCE तक आते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में अपोलोडोटस भी थे। अपोलोडोटस भी उतने खास रूलर नहीं थे तो उनके बारे में भी आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। नाउ मियांदर 1 के लिए जो है बहुत सारे नाम यूज़ करे जाते थे जैसे कि मिनेंदर, मिनांदर, मिलिंद,
अब याद करो, अब वो बुक आपको याद रहनी चाहिए। लास्ट टाइम अब ये हम बुक पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार आर्ट एंड कल्चर में आएगी। दैट इज़ मिलिंद पानो। किसने लिखी थी? नागसेन ने लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि मिलिंद जो थे, म्यांदर जो थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे नागसेन से रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर किसने किए? नागसेन ने म्यांदर को कर दिया और उन्होंने एक बुक कंपाइल कर दी जिसका नाम रख दिया था मिलिंद पानो। ठीक है। नाउ इनकी जो कैपिटल थी इंडो ग्रीक्स की, वो सियालकोट में थी। नाउ सियालकोट कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में आ जाता है। और म्यांदर ने क्या अडॉप्ट किया था? बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। और म्यांदर जो थे, इनको कैपेबल भी माना जाता था, वाइस भी माना जाता था, और इवन ये लर्नट मैन थे, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद म्यांदर के बाद हमने देखा स्ट्रेटो टू। थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रेटो टू के बारे में भी, यहीं पे है स्ट्रेटो टू ने क्या किया? पंजाब वाला जो रीजन है ना इंडिया का, ये देखो म्यांदर यहाँ पे आया, एंड उसके बाद स्ट्रेटो यहाँ जैसे आ जाएगा, पंजाब वाले एरिया में आ जाएगा। 55 BCE टू 10 AD तक ये आते हैं। एंड इन्होंने जब रूल किया तो ख़त्म हो जाता है इन्हीं के साथ इंडो ग्रीक्स का रूल। क्यों? क्योंकि उसके बाद आगे थे शाकाज। अब क्या होगा? चाइना वाले जो हैं, अब देखो इंडो ग्रीक्स टर्न ना, इंडो ग्रीक्स ने यहाँ जैसे रूल किया इस रीजन में। अब क्या हुआ? चाइना में बन गई ग्रेट वॉल। ठीक है, ये बननी शुरू हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक्स। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो शाकाज के ऊपर पड़ेगा। शाकाज जा रहे थे, इनकी फर्दर ब्रांचेस थी, अब इनको वापस हटना पड़ेगा यहाँ से, और वापसी में इनको सबसे अच्छी कंट्री जो मिलेगी वो इंडिया ही मिलेगी। कुछ शाक क्या करेंगे? कुछ शाक वापस आके इंडिया में बसेंगे और कुछ वेस्टर्न साइड में चले जाएंगे। तभी तो वो टर्म याद हो अगर आपको लास्ट लेक्चर से, वेस्टर्न सेट्रैप्स, तो वो शाक्स के लिए ही यूज़ करी गई थी। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या था इंडो ग्रीक्स का, वो याद रख लीजिएगा। तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे जिसके ऊपर इंडियन देतीज़, जो इंडिया के बेसिकली आइडल्स होते हैं, उनकी वर्शिप भी की थी। डेट वगैरह लिखी हुई थी, तभी तो हमें इनका एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कॉइन्स के ऊपर ही डेट्स लिखती थी। ह्यूमन फिगर्स ये ड्रॉ कर देते थे कॉइन्स के ऊपर। उसके अलावा मैथमेटिक्स अपने साथ लेके आए, और ज्योतिष विद्या या एस्ट्रोलॉजी ये अपने साथ लेके आए। ड्रामा जो कर्टन के साथ, अगर आपने स्कूल वगैरह के ड्रामा देखे हो अपने स्कूल टाइम में, तो याद करना वो एक कर्टन नहीं लगा देते थे फ्रंट में, फिर जैसे ही अगला शो आता था तो दोबारा से कर्टन बंद कर देंगे, दोबारा से पर्दे खोल देंगे। तो वो जो कर्टन सिस्टम है वो किसने लाया है? इंडो ग्रीक्स ने लाया है। एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिटेल में करेंगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आएगा, अमरावती आएगा, पर वो तो अपने इंडिया के ही थे, इंडिजिनस ही थे। बट ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, ये किसके साथ आया था? तो ये आया था इंडो ग्रीक्स के साथ में। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द शाक्स, ISPK। लो जी, इंडो ग्रीक आपका कंप्लीट। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन शाकास। शाका को इंडोसाइडियंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इनको डिफीट किया था यूकी डायनेस्टी ने। यूकी डायनेस्टी कहाँ पे हुआ करती थी? ये थी सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कौन है? ये वाला आपका पार्ट है सारा सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान आ गया इसमें। दिस इज़ द सेंट्रल एशिया। यहाँ पे यूकी ट्राइब हुआ करती थी, शाकास भी रह रहे थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो यूकी ने डिफीट कर दिया था किसको? शाकास को। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है। उसके बाद शाकास ने 5 जगहों पे रहना शुरू किया। वो कौन कौन सा था? देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुकी है, चाइना तो जा नहीं सकते, तो अब इनको अल्टीमेटली इंडिया में जगह मिलेगी। तो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स कौन कौन से? एक आ जाएगा कांधार या गंधार वाला एरिया जो था, उसके बाद तक्षशिला। ये 2 जगह तो मिल जाएंगी आपको कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में रिस्पेक्टिवली। उसके बाद यूपी का मथुरा, यहाँ पे आ जाएंगे ये। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिलेंगे, और फाइनली महाराष्ट्र के नासिक में मिल जाएंगे। तो 5 जगहों पे शाकास फैले हुए थे। ये एज़ पर RS शर्मा, RS शर्मा आपके पास जो बुक आती है ना, उसमें ये चीज़ें मेंशन है। कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, यहाँ पे शाक्स या फिर इंडोसाइडियंस फैले हुए थे। बट जो इनका ओरिजिन था वो ईरानियन था। पर ईरान में इनकी लड़ाई किससे हुई? ईरानियन इनका ओरिजिन था, कजाकिस्तान में ये रहा करते थे, और लड़ाई किससे हुई? यूकी ट्राइब से हुई, जिस वजह से ये वापस आ गए वापस नहीं आए, चले गए टूवर्ड इंडिया। अब इनका एक किंग आएगा मऊज 80 BC टू 65 BC के आसपास आएगा। अब देखो इंडो ग्रीक्स भी चल रहे थे BCE में, ये भी आ गए, तो इनके बीच में भी लड़ाइयाँ शुरू होंगी। फिर मऊज के बाद आएगा चस्ताना का टाइम पीरियड आएगा बहुत लेट, 78 AD में आएंगे ये, 130 AD तक रहेंगे। फिर आएंगे रुद्रदमन 1। नाउ याद करो रुद्रदमन 1 ने किसको पीटा था? तो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। याद करो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को हराया। उसके बाद बदला लेने के लिए रुद्रदमन 1 ने गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो लड़का था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, उनको हरा दिया था। तो ये वही रुद्रदमन है, तो ये शाक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनका भी डिक्लाइन हो जाएगा।
नाउ कौन कौन सी ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया के अंदर? अब सेंट्रल एशिया, अब ध्यान से सुनना। एक देखो, ये बन गई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप, ये आ जाएगा इंडिया वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला डायरेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे बन चुकी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास में जो डायनेस्टी, जो ट्राइब्स हुआ करती थी, उनको बोलते थे ज़ियोग्नो। क्या बोलते थे? ज़ियोग्नो। तो ये चाइना जाते थे, वहाँ से रिसोर्सेज चोरी किया करते थे, जिसकी वजह से चाइना वालों ने वॉल बना दी। अब इनको तो धक्का लग गया यहाँ से कि चलो वापस चलो, तो इनको लेफ्ट साइड में धक्का लगा, और वहाँ पे कौन थे? यूकास थे। तो यूकास ने फर्दर शाकास को उड़ाया कि चलो साइड में चलो, रिसोर्सेज नहीं आगे। तो इस तरह से लेफ्ट में धक्का मारा शाकास को। अब कुछ शाक्स जो थे वो ईरान चले जाते हैं, और कुछ जो शाक्स थे वो इंडिया आ जाते हैं। ऐसे शाकास जो ईरान गए थे उनको बोल दिया था पार्थियंस, और जो इंडिया में आ गए थे उनको इंडोसाइडियंस बोल दिया या शाकास बोल दिया। नाउ मैप पे भी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर लो एक बार फिर से। चाइना वालों ने क्या किया, ये देखो इस तरह से था। चाइना वालों ने यहाँ पे बना ली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ पे जो ट्राइब हुआ करती थी उसका नाम था ज़ियोनो। अब ये क्या करते थे? चाइना जाते थे, रिसोर्सेज लूटते थे, वापस आ जाया करते थे। यहाँ पे थोड़ी सी आगे होती थी यूकास। यूकास ने शाकास को धक्का लगाया। शाकास, क्योंकि ये सारे लाइन में जा रहे थे ना टुवर्ड चाइना, तो कुछ शाकास जो थे वो इंडिया में रह जाएंगे, कुछ शाका वेस्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ शाकास के बारे में हम फोकस करेंगे। हाँ, ये चीज़ें हमने देख ली। नाउ कई बार बुक्स के अंदर वेस्टर्न इंडियन शाकास के बारे में जब बात करी तो उनके दो ओरिजिन बताए हैं बेसिकली। जैसे अपना नाम है, शर्मा लगा हुआ है, ठाकुर लगा हुआ है, चंदेल्स लगा हुआ है, उसी तरह से ये लोग डिफरेंट टाइटल्स लगाया करते थे, डिफरेंट सरनेम लगाया करते थे। जैसे कि क्षारथा, पहला क्या आता है? क्षारथा। दूसरा आता है कर्दमकास। क्षारथा, कर्दमकास, क्षारथा एंड कर्दमकास। तो क्षारथा की ओरिजिन, जो सरनेम क्षारथा लगता था ना, वो उसमें किंग्स आते हैं घाटक, भूमका एंड नहापना। ये वही नहापना है जिनको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हरा दिया था। याद करो ये वाला मैप, यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ करते थे। काठियावाड़ वाला एरिया या गुजरात वाले एरिया में कौन था? नहापना था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अटैक किया नहापना को, नहापना हो जाते हैं यहाँ पे डिफीट, और साथ में जो नहापना ने कॉइन्स इशू करे थे उसको काउंटर स्ट्रक भी करता है कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो दैट वॉज द स्टोरी। एंड सेकेंड जो सरनेम आता है यहाँ पे वो है कर्दमकास। इसमें आते हैं चस्टाना, जैदगमन और रुद्र दमन वन। अब रुद्र दमन वन कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया किसको? नहापना को। इसका बदला लेने के लिए रुद्र दमन वन ने किसको हरा दिया? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, जो पुत्र था गौतमीपुत्र सतकर्णी का। तो ये वही रुद्र दमन है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो इम्पोर्टेंस का पता चल ही गया कि नहापना एक इम्पॉर्टेंट किंग है, एक रुद्र दमन इम्पॉर्टेंट किंग है। ये क्षार्थ से बिलोंग करते थे एंड कर्दमका से रुद्र दमन वन बिलोंग करते थे। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन आपको मिल जाती है। नाउ शाकास के बारे में हम बात करेंगे पूरी तरह से। तो कुछ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुए क्योंकि चाइना वालों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, जिसकी वजह से ये लोग इंडिया की तरफ आने लगे। ये नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जहाँ पे इनको रिसोर्सेज मिल जाते थे वहाँ पे चले जाया करते थे। पेस्टोरल थे, अपने साथ काफ़ी सारे एनिमल्स रखते थे और उनको भी चराते चराते जाते थे। उसके पहले कज़ाकिस्तान गए थे ये, और उसके बाद जो साइदियंस थे वो बैक्ट्रिया पार्थिया चले गए, क्योंकि अभी आपने देखा इनका जो ओरिजिन था जहाँ पे ये जन्मे थे वो तो ईरान था, पर ये रहते कहाँ पे थे? कज़ाकिस्तान में रहते थे। अब नोमैडिक हैं तो एक जगह पे तो रहेंगे नहीं, आग के पीछे जाएंगे, पर दोबारा से वापस आ जाते थे अपने ही ओरिजिनल प्लेस के ऊपर। तो ये शाकास की बेसिक सी स्टोरी थी। इन्होंने पार्थियंस को भी डिफीट किया क्योंकि सभी कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के, एंड उसके बाद इंडिया में ये आ जाते हैं। तो शाका और इंडो शाइदियंस का अगर आप टाइम पीरियड देखो, ये देखो अब ये इंडिजिनस ट्राइब चल रही है, तब कनव्स याद है ना आपको? सुंगास पढ़े थे हमने, सुंगा के बाद कनव्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में बिहार उड़ीसा वाला जो एरिया है वहाँ पे कनव थे, वासुदेव एंड ऑल वो सारे, सुशर्मन वगैरह। एंड इस तरफ जो एरिया मिलेगा आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट और कुछ सेंट्रल इंडिया का पार्ट, वहाँ पे आपको शाका और इंडोसाइडियंस मिलेंगे। तो नाउ यू कैन से दे वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। अब वन बाय वन ये जो किंग्स देखे हमने, माउस, चस्ताना, रेंडमली हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माउस का एक और नाम था मोगा। इन्होंने गंधार वाले एरिया में रूल किया, गंधार यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। एंड इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज सरकैब। सरकैब जो है ये पाकिस्तान और पंजाब के पाकिस्तान में आती है, सॉरी पंजाब के पाकिस्तान बोल रही हूँ, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे लाया करता है। रिलीजन क्या है? तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों ही फोकस्ड थे। एंड कॉइन्स के ऊपर अगर लैंग्वेज देखोगे तो ग्रीक लैंग्वेज भी मिलेगी आपको और खरोष्टी भी मिल जाएगी। उसके अलावा इंडो ग्रीक्स को इन्होंने अटैक किया था बट फेल हो गए थे समहाउ। एंड माउस का एक लड़का आता है अजीज़ वन।
अजीज़ वन वॉज द सन ऑफ माउस। इन्होंने इंडो ग्रीक्स की जो टेरिटरी थी उसको सारा एक्वायर कर लिया बाय डिफीटिंग हिप्पोस्ट्रेटोस। नाउ याद करो स्ट्रेटोस 2 लिखा था वहाँ पे, ठीक है, तो हिप्पोस्ट्रेटोस हुआ करता था, तो उसको डिफीट कर दिया था अजीज़ वन ने, और शाकाज ने इंडो ग्रीक्स को पूरा एक्वायर कर लिया जो उनकी टेरिटरी हुआ करती थी। उसके बाद एक और किंग है दैट इज़ चस्ताना। इनका 78 एडी से लेके 130 एडी तक का टाइम पीरियड रहेगा। इन्होंने उज्जैन वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का रीजन है वहाँ पे रूल किया। एंड टॉलमी एक राइटर हैं, ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करते थे, तो इनकी बुक भी ज्योग्राफी के ऊपर आपको मिलेंगी। तो इन्होंने बोला था कि जो चस्ताना है उनके लिए अलग अलग टर्म यूज़ करी थी, जैसे कि तियास्थीनीस, तेस्तीनीस, ये टर्म्स यूज़ करी थी फॉर द चस्ताना। नहापना आए, नहापना का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अटैक कर दिया नहापना को, डिफीट कर दिया, और उनके जो कॉइन थे उसको भी काउंटर स्ट्रक कर दिया। काउंटर स्ट्रक का याद है ना, नहापना ने अपनी इमेज बनवाई थी, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसके ऊपर अपनी इमेज बनवा दी, दैट इज़ काउंटर स्ट्रक। एक रुद्र दमन वन आते हैं। अब सरनेम याद रखना, ठीक है। नहापना कौन सी लीनियज से बिलोंग करते थे, तो शार्था वाली से, एंड कर्दमका से बिलोंग करते थे रुद्र दमन वन। पर हमने सारे किंग्स नहीं पढ़ने होते, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है जिनकी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली। सो रुद्र दमन वन की बात करें तो 130 to 150 एडी के आसपास आएंगे। एंड सबसे ग्रेटेस्ट अगर शाका रूलर आपको देखना होगा तो वो रुद्र दमन वन ही है। ये बेसिकली पोते थे चस्ताना के। चस्ताना के ग्रैंडसन कौन थे, रुद्र दमन वन। अब देखो ये गुजरात वाले एरिया में थे ना, याद करो यहाँ पे एक सुदर्शन लेक बनवाई थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी प्रेजेंस में, पुष्यगुप्त की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब हज़ारों सालों के बाद आ रहे हैं ये लोग, तो पोस्ट मॉडर्न पढ़ रहे हैं ना अभी, लगभग 700 से 1000 साल का टाइम स्पैन का गैप पड़ गया। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये सुदर्शन लेक इतनी पुरानी है और इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी। तो फिर रुद्र दमन वन ने एक नया इंस्क्रिप्शन बनवाया उसी के साइड में, और उसके ऊपर ये लिखवाते हैं कि जो सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेजेंस में, पुष्यगुप्त की प्रेजेंस में बनवाई थी, उसी को मैं दोबारा से रिपेयर करवा रहा हूँ। तो रिपेयर का काम सबसे पहले किसने किया था, रुद्र दमन वन ने किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का काम। और उसके अलावा बात करें तो इनकी लड़ाई हो जाती है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के साथ, और पर उसके बाद ये होता है कि लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। देन रुद्र दमन वन डिसाइड करते हैं कि हम मैट्रिमोनियल अलाइंसिस किया करेंगे, यानी कि रिश्तेदार बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वी विल डू मैट्रिमोनियल अलाइंसिस। ये स्टोरी थी आपके रुद्र दमन वन की। सो यहाँ पे डिफीट हुआ, मैट्रिमोनियल अलाइंसिस शुरू हो गए। एंड उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिया था रुद्र दमन वन ने, दैट इज़ महाक्षत्राप्स का, ठीक है। महाक्षत्राप्स का टाइटल किसने लिया था, रुद्र दमन वन ने। इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप सतवाहना के साथ रखी, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाला, ये सारे किसको बिलोंग करते थे, सतवाहना। एंड जो भी टेरिटरी नहापना ने खोई थी वो दोबारा से इन्होंने रीगेन कर ली। नाउ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फॉरेन इन्वेजन, तो विक्रम संवत यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। ये विक्रम संवत पे आते हैं, पर उससे पहले हमें कुशाण्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडो पार्थियन और पहलवास के बारे में। नाउ इसके जो फाउंडर हैं पार्थियंस के, ISPK, ये चीज़ याद रखनी है। इंडो ग्रीक्स डन, शाकास डन, अब बचे पार्थियन और कुशाण। इंडो ग्रीक्स के बाद शाकास हमने कंप्लीट किए, अब हम फोकस कर रहे हैं इंडो पार्थियंस के ऊपर, या इनको पहलवास, पल्लवास ये भी बोल देते हैं। तो दीज आर द ऑल्टरनेट टर्म्स। इसके जो फाउंडर थे वो थे गोंडोफ्रीन्स। गोंडोफ्रीन का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। गोंडोफ्रीन का क्या मतलब है, किंग ऑफ किंग्स। तो ये इनके बारे में हमें कहाँ पे मेंशन मिलता है, तो एक इंस्क्रिप्शन है जो कि आज के पेशावर पाकिस्तान में है, जिसका नाम है तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन। ये जो तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन है, इट गिव्स अस डिटेल अबाउट द इंडो पार्थियन के फाउंडर गोंडोफ्रीन्स। इवन ये जो तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। गोंडोफ्रीन्स के बाद आते हैं सार्दोफीन्स। ये सन थे किसके, गोंडोफ्रीन के। तो इन्होंने कॉइन इशू करे थे जिसके ऊपर शिवा देती बने हुए थे, शिवजी जी बने हुए थे। इंडो पार्थियंस का ज़्यादा कुछ रोल है नहीं, दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द कुशाण्स। नाउ कुशाण्स की अगर बात करें तो यूकी ट्राइब याद होगी आपको, जिनकी लड़ाई शाका के साथ हुई थी। तो उसी में से एक ट्राइब थी, दैट वाज कुशाण, ठीक है। इन 5 ब्रांचेज में से एक आती है आपके पास, दैट इज़ कुशाण्स। दे लिव्ड इन द चाइनीज़ फ्रंटियर ऑन सेंट्रल एशिया।
तो ये भी सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहा करते थे। इनको गुई शांग भी बोलते थे। चाइनीज़ सोर्सेज में क्यों, ये देखो चाइनीज़ फ्रंटियर वाले रीजन में भी रहा करते थे ना, तो गुई शांग बोलते थे इनको। कहाँ से पता चलती है ये टर्मिनोलॉजी? तो चाइनीज़ सोर्सेज से पता चलती है, गुई शांग। ये चले गए थे ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ जब जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। और इन्होंने शाका को भी डिफीट करा और पार्थियंस को भी डिफीट किया। सबसे पहले जो किंग आएंगे यहाँ पे वो हैं कुजुला कैटफाइसिस। 30 AD टू 80 AD का इनका टाइम पीरियड रहेगा। इनको कुजुला कैटफाइसिस को एक टाइटल भी दिया गया था, दैट वाज धर्माथिडा। धर्माथिडा का टाइटल किसको दिया गया? कुजुला कैटफाइसिस को। और ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर हुआ करते थे। कौन कौन से कॉइन्स इन्होंने इशू करे? तो कॉपर के भी और गोल्ड के भी। AG अगर लिखा हो तो वो सिल्वर होता है, एंड AU जो होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, सो कॉपर एंड गोल्ड के इन्होंने जो है कॉइन इशू किए। और एक और स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन इन्होंने शुरू किया था जो रोमन एम्पायर चलाता था, दैट इज़ ओरेई कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे रोमन के जो देतीस वगैरह होते हैं उनकी फिगर्स बनी होती थी। उसके अलावा इन्होंने काबुल, गंधार, आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करी कुजुला कैटफाइसिस। नाउ यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी कुजुला कैटफाइसिस बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। नाउ देखो वीमा कैटफाइसिस किसको करेंगे? वीमा कैटफाइसिस फॉलो करते हैं शैविज़्म को। ही वॉज सन ऑफ कुजुला कैटफाइसिस। नाउ कुजुला कैटफाइसिस बुद्धिज़्म को फॉलो किया करते थे, ये शैविज़्म को फॉलो करते हैं। इनके बारे में हमें डिटेलिंग मिलती है रब-तक इंस्क्रिप्शन से। और रब-तक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? तो अफ़गानिस्तान में मिल जाएगा। ही वॉज सन ऑफ वीमा तख्तू। ओह, ये तो दादाजी थे इनके कुजुला। वो रुको, हाँ दादाजी थे कुजुला, मैंने फादर बोल दिया आई थिंक। तो ही वॉज सन ऑफ वीमा तख्तू, पर ज़्यादा खास किंग नहीं थे। और उनकी वाइफ थी सदस खाना। और वीमा तख्तू किसका लड़का था? कुजुला कैटफाइसिस का। चलो एनीवेज, इतनी लंबी स्टोरी नहीं याद करनी है आपने। नाउ वीमा कैटफाइसिस का जो पुत्र था वो थे कनिष्क। कनिष्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, इसी वजह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन्होंने भी गोल्ड कॉइन इशू करे, रोमन गोल्ड कॉइन इशू करे, जिसके ऊपर शिवा की बुल की ट्राइडेंट फॉर्म में इमेजेस बनी होती थी। ट्राइडेंट होता है कि सिर के ऊपर ऐसे हेड गियर दिखा देंगे जिसके 3 बेसिकली पार्ट्स निकले होंगे। ठीक है, तो ये था वीमा कैटफाइसिस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट, गिव मी अ सेकेंड, कनिष्क के बारे में। कनिष्क द ग्रेट 127 टू 151 AD में इनका टाइम पीरियड चलेगा। नाउ ये काफ़ी पावरफुल रूलर थे। इनकी जो कैपिटल थी वो पुरुषपुरा में थी। पुरुषपुरा पाकिस्तान के पेशावर में आ जाएगा। कितना एरिया इन्होंने कॉन्कर कर रखा था? उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कश्मीर, मथुरा, पाटलिपुत्र, ये सारा एरिया कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंडर कर रखा था। तो ये तो पहली चीज़ है जो कि आपको कनिष्क के बारे में याद होनी चाहिए। ठीक है जी। सो एक मिनट, स्टक कर गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, सो कनिष्क के बारे में हमें चीज़ें अब पढ़नी पड़ेंगी। इन्होंने टाइटल लिया था देवपुत्र का, और इन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू किया जिसको बोलते हैं साक संवत। ये चला था 78 AD में। और जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जैसे आज 2024 चल रहा है ना, तो अगर आपको शाक संवत के हिसाब से ईयर निकालना होगा तो उसमें से 78 माइनस करने पड़ेंगे। तो वो टाइम पीरियड चल रहा होगा शाक कैलेंडर के हिसाब से। इसके अलावा इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया था, और पाटलिपुत्र बिहार वाला एरिया है। और वहाँ से अश्वघोष को अपने साथ ले गए थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में। याद करो, ये वही अश्वघोष हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्धाचरिता। बुद्धाचरिता वॉज रिटन बाय होम? अश्वघोष, याद रखिएगा। नाउ इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स रखे थे अपने कोर्ट के अंदर, जैसे कि पार्सव, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन। नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनकी जो बुक थी दैट वाज द मध्यिका सूत्र। उसके बाद आता है चरक, चरक के बाद आती है मथुरा। ठीक है, मथारा। तो चरक की चरक संहिता थी, काफ़ी अच्छी मेडिकल के फील्ड में ये डॉक्टर माने जाते थे उस टाइम पे, मेडिसिनल फील्ड के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ग्रीक इंजीनियर को भी पैट्रोनाइज किया था जिनका नाम था एजिसिलस। इंडिया में रह रहे हैं ग्रीक इंजीनियर को भी इन्होंने अपने कोर्ट में रखा था जिनका नाम था एजिसिलस। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ पे मिलेगा? तो बंगाल वाले एरिया में। याद करो, पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार इसके बारे में हम। ये बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है ताम्रलिप्ति। एंड सुपारा, सुपारा एक था महाराष्ट्र में। तो देखो, पोर्ट एक तो इनको वेस्ट डायरेक्शन में मिल गया। वेस्ट में कौन सा मिल गया? दैट इज़ सुपारा।
और दूसरी तरफ कौन सा मिल गया, ताम्रलिप्ति। तो यहाँ को भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्क। एक ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था अल मसूदी, अरेबियन ट्रैवलर थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज़ ऑफ द मानसून फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये अरेबियन जो ट्रैवलर थे अल मसूदी, ये भी किसके टाइम पीरियड में आए, कनिष्क के टाइम पीरियड में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुद्धिस्ट, सेकंड, थर्ड ये हमने पढ़ ली हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट करवाई थी, तो ये करवाई थी कनिष्क ने। प्रेसिडेंट कौन थे, तो वासुमित्र थे, जिनको हेल्प कर रहे थे अश्वघोष। लोकेशन क्या है, तो कश्मीर है। कश्मीर में कहाँ पे, तो कुंडल वन में। ठीक है, सो ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने महायान बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था जो कनिष्क है। और अशोका ने कौन सा किया था, तो हीनयान वाला। इन्होंने कौन सा किया, महायान वाला। आगे चल के एक और किंग आएंगे, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे जब हम, हर्षवर्धन। तो आप देखोगे हर्षवर्धन ने कौन सा जो है बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था, तो वो भी महायान बुद्धिज़्म को ही अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा प्योर गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। सिल्क रूट को ये पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, और इनके कॉइन्स के ऊपर इंडियन, ग्रीक और ज़ोरेस्ट्रियन डेटीज़ देखने को मिलते हैं, देवी देवता देखने को मिल जाते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनिष्क। उसके अलावा सिग्निफिकेंस देखोगे तो संस्कृत लिटरेचर काफ़ी डेवलप हुआ। क्यों, क्योंकि अशोक घोष आए थे, संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे ये। स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होंगे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ, चाइना के साथ भी, रोमन के साथ भी। और बुद्धिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ, कोरिया, जापान, चाइना। और इसके अलावा ये प्रेडिसेसर माने जाते हैं टू द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड। इसका मतलब है गुप्ता पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एज। क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे लिटरेचर, जो पढ़ाई लिखाई की डेवलपमेंट थी ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। पैसों की टर्म में नहीं बोला गया है उसको गोल्डन एज, ना ही सोने की टर्म में। इट इज़ अबाउट द लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं वो कनिष्क ने चीज़ शुरू कर दी थी। तो जब हम गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल कॉल इट एज द गोल्डन एज। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या पड़े सेंट्रल एशिया कॉन्टेक्ट के, तो ब्रिक एंड टाइल्स उनके स्टाइल में हमने यहाँ पे भी बनानी शुरू करी। घुड़सवारी, कैवलरी यहाँ से शुरू हो जाती है। और नए जो कपड़े हैं, पहनने का जो नया स्टाइल है वो आ जाता है, जैसे कि पगड़ी पहनना सिर पे, टर्बन, ट्राउज़र, पैंट पहनने का स्टाइल, हैवी लॉन्ग कोट, ताकि अगर चोट वगैरह लग जाए तो ज़्यादा डेप्थ में ना जाए। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश किया। स्कूल ऑफ आर्ट बने, दैट इज़ गंधार, मथुरा एंड अमरावती। उसके बाद बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ काफ़ी ज़्यादा, हिंदुइज़्म भी राइज हुआ। तो मतलब टॉलरेंस थी काफ़ी ज़्यादा रिलीजन को लेके। उसके बाद इन्होंने कॉइन्स को इशू किया, स्कल्पचर्स बने, आइडल्स बने और स्टैचूज़ बने। ठीक है, सो दैट वाज द फॉरेन इन्वेजन। नाउ यू आर वेल अवेयर अबाउट द टाइम पीरियड जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पोस्ट मॉडर्न कहीं ना कहीं आपने अभी नोटिस किया कि ये कंटेम्प्रेरी थे टू द जो इंडिया में पोस्ट मॉडर्न्स हुआ करते थे। सो याद रखिएगा, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पढ़ा। एंड उसके बाद आए शाकाज। शाकाज की हमने वेस्टर्न इंडिया के फॉर्म में दो सरनेम देखे, शारथा और कर्दमकाज। फिर शाकाज की लड़ाई देखी हमने, किस तरह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से कैसे कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट करते हैं। नहापना के बारे में याद रखिएगा, और रुद्र दमन वन के बारे में याद रखिएगा। फिर शाका के बाद हमने इंडो पार्थियन देखे, फिर कुषाण देखे। इंडो पार्थियन में सिर्फ दो ही किंग्स हैं, गोंडोफिन्स एंड सार्डोफिन्स। कुछ खास नहीं है, बस ये खास बात है कि सार्डोफिन्स की देखो दो ही है ना किंग, दो ही इंपॉर्टेंट किंग है, और उनका एक एक ही पॉइंट याद रखने लायक है। तख्त ए बाही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसके ऊपर हमें गोंडोफिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे सार्डोफिन आ जाते हैं जो कि सन थे गोंडोफिन्स के। एंड इनकी खास बात क्या थी कि इन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर शिवा की इमेज बनवाई थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में खास चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमने कुषाण में देखा कुजूला कैटफाइसिस आए, ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, जबकि इनका जो पोता था वीमा कैटफाइसिस वो कहीं ना कहीं शैविज़्म का फॉलोअर था। वीमा कैटफाइसिस वॉज फादर ऑफ कनिष्क। कनिष्क के बारे में हमने देखा तो बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने कॉन्कर करके रखा हुआ था। इन्होंने अपने लिए टाइटल देव पुत्र का लिया, कैलेंडर शुरू किया जिसको बोलते हैं शाक संवत, और बहुत सारे स्कॉलर इनके कोर्ट में हुआ करते थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो इन्होंने कंडक्ट करवाई। एंड सिग्निफिकेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में आज चीज़ें चलती हैं, वही सारी यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। सो आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।